हाय दोस्तों, मैं हूं सन्नाटे में गूंजती वो आवाज जो सन्नाटे में छिपा हुआ राज सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच में ये राज जानने के लिए जो हिम्मत और साहस चाहिए वो सिर्फ आप लोगों के प्यार और भरोसे से मिलता है। और जब भी मैं एक ऐसी जगह पर होता हूं जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है तो मुझे सिर्फ एक ही एहसास होता है कि कोई है, या एक नई आपबीती का एहसास होता है, क्योंकि हर एक सुनसान अंधेरा अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपाए होता है। और अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम बिना डरे आगे बढ़ते रहें। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं आता, बल्कि उम्मीद के खत्म होने से पैदा होता है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शाम ढलते ही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं, और फिर जो बचता है वो है सिर्फ सन्नाटा। इस कहानी के किरदार बिल्कुल आम लोग हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आम नहीं था। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अगली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताना आपको कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी कहानियां ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कर्नल हूं। मैं आपको अपने साथ हुई एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। वो घटना इस प्रकार से है। बात है नॉर्थन कश्मीर पुलवामा से 270 किलोमीटर दूर। उस वक्त मैं भीष्म टैंक में था। आप सभी को बता दूं कि भीष्म टैंक भारत का गौरव है, जो कि रशियन टेक्निक से बना है। पर टैंक की सबसे अच्छी खासियत यह है कि उस टैंक को मेड इन इंडिया ने बनाया है। तो ठीक मैं और मेरे कुछ साथी भीष्म टैंक में जा रहे थे, और ठीक हमारे साथ 32 गोरखा जवान थे। उस वक्त हम एक ऐसी जगह पर रुके थे जो कि एक कब्रिस्तान था। माहौल में एकदम शांति थी, बिल्कुल अंधेरा, एकदम सुनसान। उस वक्त मैंने दूरबीन के नाइट विजन से देखा। मुझे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग नजर आए। उस वक्त उनके पास हथियार भी थे। मैंने वार्निंग देकर हथियार ड्रॉप करने के लिए कहा। साथ ही साथ मैंने ये वार्निंग भी दी कि आप लोगों को इंडियन आर्मी ने घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, मेरा इतना कहने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही खड़े रहे। नहीं पता आखिर वो क्या चीज थी, लेकिन वो जो कुछ भी था, दिल कह रहा था कि कुछ तो अजीब है। बस फिर क्या था, मैं गुस्से से एकदम बाहर आ गया और सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि टैंक को उनकी तरफ घुमा दो। साथियों, जैसे ही टैंक उनकी तरफ मुड़ा तो हमने उन्हें स्लैंग शॉट डाला, जो कि एक बार अगर किसी जगह पर गिर जाए तो बहुत ही तबाही मचाता है। उसी बीच मैंने दोबारा वार्निंग दी, साथ के साथ एक गोला और दागा। कुछ ही पलों बाद जब धुंध हटी तो मैंने देखा कि वो लोग अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, यहां तक कि वो लोग 1 इंच भी नहीं हिले। कोई हलचल नहीं। ऐसा लगा मानो कि इतने पावरफुल ब्लास्ट से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने अपने कमांडर से कहा कि बाहर आकर देखो, क्योंकि हमारा टैंक फ्रंट में था और कमांडर उसके पीछे था। मैं तो पहले से ही गुस्से में था, क्योंकि इससे पहले हमने एक आतंकवादी को मार गिराया था, क्योंकि उसने हमारे कई भाइयों और कुछ आर्मी ऑफिसर्स को सुसाइड बॉम्बिंग से मार दिया था। हालांकि वो एक सीधा ऑपरेशन था, मैं ठीक उसमें टेररिस्ट का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मेरा एक खास फ्रेंड, उसकी वजह से हमने उसे खो दिया था। खैर, जैसे जैसे हम लोग उनकी तरफ बढ़े तो हमने पाया कि कुछ ही पलों में वो सारे लोग कहीं गायब हो गए थे। चारों तरफ बस खामोशी थी। हमने आसपास हर तरफ जाकर देखा, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। उस वक्त जब हम सब ने ये मंजर देखा तो कुछ ही 2 घंटे बाद मेरे सारे जवानों को फीवर चालू हो गया, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं हमेशा हनुमान चालीसा अपने पास रखता हूं। साथ ही मैंने रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है। पर खैर, इन सब चीजों के बाद हम आगे बढ़े। आगे जाकर हमें एक मस्जिद दिखाई दी। हम सब ने वहां थोड़ी देर रुकने का सोचा, क्योंकि सबकी हालत खराब थी। अब ठीक जब हम वहां थोड़ी देर रुके तो टैंक को रुकता देख मस्जिद के मौलवी साहब बाहर आए। मैंने उन्हें इस घटना का थोड़ा सा हिस्सा बताया, जिसके बाद उन्होंने मुझसे तुरंत कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आप वहां से ठीक ठाक बच के आ गए। मैंने तुरंत इन सब चीजों की वजह पूछी। उन्होंने बताया कि जहां से आप आए हो वो रूहों का इलाका है। वहां पर कई लोग मारे जा चुके हैं, जो कि वहीं के लोकल लोग हैं। एक बार काफी तादाद में वहां बहुत से लोग मारे गए। ऐसा कई बार देखा गया है कि उनकी लाशें मिलती तो हैं, लेकिन रात को वो कहीं गायब हो जाती हैं। खैर, मौलवी जी ने हम सब पर दुआ पढ़ने के बाद पानी छिड़का।
दोस्तों, आप तो यकीन भी नहीं करोगे कि इन सब चीजों के बाद सब के सब एकदम नॉर्मल हो गए। नहीं मालूम ऐसा वो क्या था, लेकिन राहत की बात यह थी कि हम सब लोग एकदम ठीक हो गए थे। फिलहाल के लिए ये कहानी मेरी इतनी ही है। आप सभी को बता दो कि मेरे पास इतना समय नहीं होता, इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सन्नाटा चैनल को कहानी जरूर भेजता हूँ। फिलहाल अभी के लिए चलता हूँ, धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने, ये थी कर्नल जी की कहानी। आपको इनकी ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अब ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संग्राम केसरी है। मैं मेरे साथ हुआ एक किस्सा बताना चाहता हूँ। ये बात 2002 की है। तब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जॉब करता था। तो ठीक ऐसे ही मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पुरी गया हुआ था। उस वक्त मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो कि मेरे साथ ही काम करता था। पुरी के बीच में एक कॉर्नर में एक रिजॉर्ट है। हम दोनों ने वहां एक रूम बुक किया था, पर मैं उस रिजॉर्ट का नाम लेना सही नहीं समझूंगा। लेकिन बात करूं फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर की, तो हमारा रूम सबसे आखिरी में था। और ठीक अगर आपको वहां से नीचे जाना हो तो पूरा कॉरिडोर पार करके जाना पड़ता था, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था नीचे जाने का। कॉरिडोर के ठीक सामने बालकनी थी। रूम में कॉरिडोर के साइड एक बड़ा सा स्लाइडर विंडो था। वहां से पूरा कॉरिडोर एकदम साफ नजर आता था। अब ठीक मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने रात का खाना खाया। उसके बाद मेरा दोस्त तो सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मेरी भी आंखें लग गईं। हालांकि मैं एकदम गहरी नींद में नहीं था, बस हल्की सी आंखें लगी थीं। उसी वक्त कुछ आवाज आई। मैंने अचानक जब आंखें खोली तो देखा कि टीवी चालू है। मैंने टीवी बंद कर दिया, पर यह क्या, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कॉरिडोर में भाग कर गया हो, क्योंकि मैंने खुद किसी को भागते हुए खिड़की से देखा था। वो जो भी था, उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ठीक जैसे ही वो परछाई खिड़की से गुजरी तो उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं एकदम से डर गया। मैंने तुरंत अपने साथी को जगाया। वो उठा तो वो भी डर गया, क्योंकि इतनी जोर से दरवाजा बज रहा था, मानो अभी थोड़ी देर में टूट जाएगा। हमने तुरंत आवाजें भी लगाई कि बाहर आखिर कौन है बाहर जो दरवाजा बजा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। फिर हमने सोचा कि जो कोई भी होगा, आखिरकार वापस जाने के लिए कॉरिडोर से ही जाना होगा, और ठीक हम उसे खिड़की से देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, खिड़की से पूरा कॉरिडोर एकदम साफ दिखाई देता था। इसके बाद हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इंतजार किया, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। पर हैरानी की बात तो ये थी, हमारी नजरें कॉरिडोर पर ही थीं, पर वो जो कोई भी था हमें नहीं दिखाई दिया। और बात रही वहां से कूदने की, तो फर्स्ट फ्लोर से कूदना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो रिजॉर्ट काफी ऊपर था। दोस्तों, ऐसे ही रात कट गई, लेकिन वो जो कुछ भी था वो वापस नहीं गया। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस रिजॉर्ट के बारे में किसी से मैंने पहले सुना था, लेकिन कभी उस पर भरोसा नहीं किया। पर जब मैंने खुद ये महसूस किया, तब से मैं पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन करने लगा। साथियों, उस किस्से के बाद भी बहुत छोटे छोटे किस्से हुए हैं मेरे साथ। अब ये पता नहीं कि ये मेरा डर है या वहम। उस दिन भी मेरे साथ क्या हुआ नहीं जानता, पर इतना मालूम है कि मैं और मेरा दोस्त बहुत डर गए थे। आशा करता हूं कि सन्नाटा चैनल इस कहानी को अपनी आवाज जरूर देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने किस तरीके से हमारे पास जगह जगह से कहानियां आती हैं। हमको सबकी कहानियां सुनाने में बड़ा मजा आता है। उम्मीद करूंगा कि आपको भी सुनने में आता होगा। खैर, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम यश है। मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। जो बात आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं लगती, पर मेरे लिए आज भी मेरी नींद छीन लेती है। ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था। हम गांव से थोड़ा बाहर एक पुराने से मकान में रहने गए थे। मकान सस्ता था, पर एक रूल भी था, रात को पिछला दरवाजा बंद ही रखना। हालांकि इस बात पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही एक रात जब सब सो चुके थे, बस मैं ही आधी नींद में था, तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई घर के बाहर चल रहा हो। वो आवाज किसी के पांव की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई किसी चीज को जमीन में घिसट रहा हो। एक बार को तो मैंने सोचा कि भ्रम होगा, लेकिन वो आवाज दोबारा मुझे सुनाई दी, यश। ये सुनकर मैं एकदम सीधा बैठ गया, क्योंकि आवाज बिल्कुल मेरे नाम की तरह थी, जैसे कोई मुझे पहले से ही जानता हो। उस वक्त डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। सांसें एकदम गर्म थीं, बहुत करीब। उसने धीरे से कहा,
बस एक बार पलटकर दोस्तों, देख ले। नहीं बता सकता उस आवाज के बाद मैं किस तरीके से सोया, नहीं बता सकता। बस ये है कि जब भी रात होती है तो मुझे न जाने क्यों वही डर बार बार लगता है। हालांकि वैसे तो मैं ठीक हूं, पर फिर भी जब भी किसी के साथ ऐसा होता होगा तो आप समझ सकते हैं कितना डर लगता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी यश जी की कहानी। हालांकि इससे पहले भी यश जी ने इस चैनल के लिए कई कहानियां भेजी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह लोग मुझे कहानियां भेजते रहें, तभी तो मैं आपके लिए लगातार कंटेंट बना पाऊंगा। खैर, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और मैं अक्सर काम करते वक्त सन्नाटा चैनल की स्टोरी सुनता हूँ। सर की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपको अपने भाई का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि सन्नाटा चैनल मेरी इस कहानी को अपने चैनल पर ज़रूर डालेंगे। दोस्तों, हम 3 भाई हैं और ये किस्सा मेरे बीच वाले भाई के साथ हुआ था, जिसका नाम दिलीप है। बात कुछ इस तरीके की है दोस्तों। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 10 से 11 साल की होगी और उस वक्त वो बाल काटने का काम सीख रहे थे। उस दिन शायद कोई फेस्टिवल पड़ा था, जिसके कारण काम करते करते मेरे भाई को रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। अब ठीक 11 बजे के बाद मेरे भाई और उनके उस्ताद ने दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने लगे। उस्ताद ने कहा कि मैं तुझे घर छोड़ देता हूं, लेकिन मेरे भाई ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। दोस्तों, उस वक्त अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था और मेरा भाई अपने घर जा रहा था। उस वक्त रास्ते के बीचों बीच तो उसके ऊपर मटखाता सवार हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर मटखाता सवार हो जाए तो आपको जहां पर खतरा होता है अक्सर उसी जगह छोड़ के आता है। ठीक मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मेरा भाई अक्सर हर दिन जिस गली से जाता था वो गली घर से बहुत दूर थी। अब चलते चलते वो ठीक उसी गली में जाने लगा, लेकिन जब मेरे भाई को होश आया तो उसने देखा कि वो किसी और गली में आ गया है। अब दोस्तों, मेरा भाई उस गली का रास्ता जानता तो था, लेकिन उस गली में जाते समय उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर जो गूलर का पेड़ है, उस पेड़ पर किसी की आत्मा का साया है। अब ठीक मेरा भाई पीछे मुड़ने को हुआ ही था कि अचानक मेरे भाई को हमारी दादी की कही बात याद आ गई। मेरी दादी कहती थी कि अगर तुम जिस गली से आए हो दोबारा मुड़कर उस गली से मत आना। अब ठीक मेरा भाई डरते डरते उस गूलर के पेड़ वाली गली से जा रहा था। वो ठीक जैसे ही पेड़ के पास से गुजरने लगा तो उसने देखा कि उस पेड़ पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, जिसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। देखने में वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी एक साइड पूरी तरह से जली हुई थी और वो ठीक पेड़ पर लटक कर झूल रही थी। पर एक बात थी, उसने मेरे भाई को नहीं देखा था। दोस्तों, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। फिर अचानक मेरे भाई का पैर न जाने किसी चीज से टकरा गया, जिसकी आवाज सुनकर उसने मेरे भाई को देख लिया। ठीक तभी मेरा भाई उसी वक्त बहुत तेजी से भागा। उस वक्त वो औरत भी ठीक मेरे भाई के पीछे भाग रही थी। दोस्तों, अपनी कहानी बताते हुए भाई ने मुझे बताया कि वो औरत सिर्फ गूलर के पेड़ से हमारा जिस साइड घर था उसके पीछे एक सरकारी नल था, वो सिर्फ वहां तक ही आ सकती थी। उस वक्त मेरा भाई बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मेरे भाई ने जब वो नल पार किया तब जाकर कहीं वो किसी तरह भागते हुए घर पहुंच गया, क्योंकि इसके बाद से उस औरत ने पीछा छोड़ दिया था। लेकिन मेरा भाई दरवाजे पर जाते ही बेहोश हो गया। घर वाले जैसे ही बाहर आए तो मेरे भाई को उठाया, तब जाकर मेरे भाई ने सारी बात घर वालों को बताई। एक बात और, जिस टाइम वो औरत मेरे भाई के पीछे पड़ी थी उस वक्त मेरे भाई की चप्पलें वहीं पर छूट गई थी। अब ठीक जब सुबह हुई तो मेरा भाई अपनी चप्पल देखने गया तो दोस्तों मेरे भाई की चप्पल के टुकड़े हुए पड़े थे। अब दोस्तों आप ही बताओ, अगर कोई जानवर भी होता तो चप्पल को इस तरह से कभी नहीं तोड़ता। शायद उसने अपना गुस्सा मेरे भाई की चप्पल पर उतार दिया। सच कहूं तो ये किस्सा आज भी मेरे भाई को बहुत ज्यादा डरा देता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी योगेश जी की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बिना समय गवाए ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है। मैं विजयपुरा कर्नाटका से हूं। एक बार की बात है, रात का समय था, शायद 2:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। उस वक्त मैं अपने रूम में एकदम शांति से मेडिटेशन कर रही थी। रूम में कोई म्यूजिक नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस आंखें बंद और अपनी सांसों पर फोकस। मुझे मालूम है कॉलेज में मेरे बारे में कुछ गलत बातें फैलाई जा रही थी और वो सब मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहा था।
बस इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा क्लियर होने के लिए मेडिटेशन कर लेती हूँ। धीरे धीरे रूम और ज़्यादा साइलेंट लगने लगा, जैसे साउंड अब्जॉर्ब हो रहा हो। मेरी आंखें बंद थीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मूवमेंट हो रही है, शायद दीवार के पास या कबर्ड के पास कोई शैडो सी। लेकिन मैं डरी नहीं, बस थोड़ा अजीब सा फील हुआ। धड़कनें तेज थी, पर लॉजिकली लग रहा था कि रात का समय है, अगर एक सुई भी जमीन पर गिर जाए तो उसकी भी आवाज सुनाई देती है। लेकिन मेरा दिमाग थका हुआ था। फिर एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे खुद के विचार अलग अलग शेप ले रहे हों। लोगों की बातें, उनका व्यवहार, मेरी चुप्पी सब एक साथ आ गए। तब मुझे याद आया, मेडिटेशन शुरू करते वक्त मैंने बस इतना ही कहा था कि जो भी सच है सामने आ जाओ। दोस्तों, ठीक उसी मोमेंट पर कमरे का टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया, वो भी इतना नोटिसेबल कि मेरी स्किन के गूज़बम्स आ गए। उस वक्त सांस लेते वक्त ऐसा लगा जैसे हवा हैवी हो गई हो। आंखें एकदम बंद थी, पर मुझे क्लियरली फील हो रहा था कि जो शैडो पहले दूर लग रही थी, अब वो बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, जैसे किसी को रुककर देख रही हो। और तो और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा भी लगा जैसे मेरी सांसें किसी और की सांसों के साथ मिक्स हो रही हो। वाकई मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरा ध्यान टूटने ही वाला था कि मैंने अचानक आंखें खोल दी। रूम एकदम नॉर्मल था, यहां तक कि रूम का सारा सामान अपनी जगह पर वैसा ही था। लेकिन एक चीज थी, मेरी परछाई, जो कि दीवार पर मेरी हरकतों के साथ मूव नहीं कर रही थी, बल्कि यूं समझिए उस परछाई को हिलने के लिए तकरीबन 3 सेकंड लग रहे थे। बस इतना ही काफी था। मैं बिना हिले बैठी रही, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि रात को जो भी दिखता है वो हमेशा इमेजिनेशन नहीं होता, और तो और जो झूठ दिन में फैलता है वो ठीक रात को शेप ले लेता है। दोस्तों, हालांकि ये किस्सा इतना ही है, लेकिन यकीन कीजिएगा, जब इंसान अपना ध्यान एक और केंद्रित करता है तो उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने, ये थी शिखा जी की कहानी। इनकी कहानी अपने आप में ही एक कहानी है। हालांकि अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आपको ले चलता हूं कुछ छोटे किस्सों की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम यतिन है। ये कहानी मुंजिया की है, जो कि ठीक 2003 में घटी थी। मुंजिया यानी जिसकी शादी ना होकर वो पहले ही मर गया। सर, मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला से हूं। बात यह है कि 2003 नवरात्रि का समय चल रहा था। एक लड़का जो शादी होने के 3 महीने पहले ही चल बसा, यानी उसकी शादी तो जुड़ गई, लेकिन वो एक्सीडेंट में मर गया। कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा यानी मुंजिया आज भी वहां पर वास करती है। दोस्तों, जहां वो मरा उसी पेड़ के पास, शायद वो पीपल का हो या बरगद का, जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर ठीक एक पेट्रोल पंप है। हालांकि उसको लोग हॉस्पिटल तो लेकर गए, लेकिन वो मर चुका था। दोस्तों, वो आज भी मुंजिया बन के लोगों को दिखता है। दोस्तों, कहने को तो ये घटना 2003 की है, लेकिन आज भी वो लोगों को दिखाई देता है। दोस्तों, बात पिछले हफ्ते की है। मैं वहां से आ रहा था, यानी अपनी बाइक से। मेरा पेट्रोल अचानक खत्म हो गया। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। लेकिन जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ठीक वहां पर जो पेड़ था, पीपल या बरगद, उसने जोर से सीख मारी और मेरे पीछे आ गया। मैं तुरंत अपनी बाइक को हाथ से चलाता हुआ पेट्रोल पंप पहुंचा। दोस्तों, मैं जैसे ही पेट्रोल पंप के पास रुका तो वहां के लोगों ने भी मुझसे कहा कि किस्मत वाले हो जो बच गए। जिसके बाद जब मैं अपने घर आया तो अगले दिन बुखार आया। हालांकि झाड़ फूक के बाद मैं ठीक हो गया। दोस्तों, इसके ठीक अगले महीने एक लड़का और एक लड़की दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। बताया जाता है कि वो ठीक रात के तकरीबन 11 या 12 बजे आ रहे थे। वहां से गुजरते वक्त उन्हें भी अजीब सी आवाज सुनाई दी, और तो और वो दिन अमावस्या का था। आवाज सुनने के बाद उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, बस इतनी सी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, अगले किस्से की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं मुंबई के ठाणे जिले में रहता हूँ। दोस्तों, हम लोग रूम शिफ्ट करके दूसरे रूम में रहने आए थे। हमारी फैमिली में मैं, मेरी बहन, माता और पिता हैं। हालांकि हमें उस रूम में रहते हुए 3 से 4 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं और मेरी बहन टीवी देख रहे थे। उस वक्त माँ अपने कमरे में सो रही थी। न जाने क्यों ठीक उसी वक्त कमरे की लाइट अचानक चली गई और कुछ ही पलों में हमारे सामने से एक काला साया गुजरा। हम दोनों डरते हुए माँ के पास बेडरूम में चले गए।
दोस्तों, हमें उस घर में रोज रात को डरावने सपने भी आते थे, और तो और रोज रात को कोई हमारा डोरबेल बजाता था। लेकिन जब हम बाहर देखते तो कोई भी नजर नहीं आता। इसके कुछ समय बाद हमने हमारे पड़ोसियों से पूछा कि हमसे पहले यहां पर कौन रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि इस रूम में एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा कमरे में भटकती रहती है। दोस्तों, इसके ठीक 2-3 महीने बाद हमने वहां से भी रूम चेंज कर लिया। बस इतना सा ही था ये किस्सा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी किस्से की ओर। दोस्तों, मेरा नाम करण चौधरी है। मैं गुजरात से हूँ। मेरे गांव का नाम राजपुरा है। दोस्तों, हमारे गांव में मनोज नाम का एक लड़का था जो कि बहुत गरीब था। उनके घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। इन सब के चलते उसने YouTube पर देखकर एक चुड़ैल नाम की साधना की। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उस चुड़ैल की मदद से वो बहुत पैसे वाला बन गया। यहाँ तक कि उनकी डायरी में सब कुछ लिखित था कि मैं कैसे कैसे करके पैसे वाला बना। एक दिन मनोज शराब के नशे में धुत था, इसीलिए वो अचानक सच बोल गया। उसने कहा, मेरे पास चुड़ैल है, मैं उसकी मदद से जो चाहे करवा सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा कहते हैं, इस तरह की कई कहानियां भी सुनी हैं, जिसमें हर बार यही बताया जाता है कि अगर किसी के पास कोई ऐसी साधना होती है तो इन शक्तियों का कहना होता है कि अगर मेरे बारे में किसी को भी बताया तो ठीक वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और दोस्तों, ये सब मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि उसी दिन, जिस दिन मनोज ने ये बात बताई थी, क्योंकि अचानक उसकी उसी दिन मौत भी हो गई। बस यही था ये छोटा सा किस्सा। तो दोस्तों, सुनिए आपने आज की हमारी ये कहानियां और कुछ छोटे छोटे किस्से जो कि आपको सुनाना बेहद जरूरी थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कहानी छोटी हो या बड़ी, जितनी प्यार से आप मुझे भेजते हैं उतनी ही प्यार से मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक, जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानी के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।